आपको यहाँ पर मल्टीनेशनल कंपनीज को लाने के लिए, टूरिस्ट को लाने के लिए, बाहर से दुनिया को लाने के लिए बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। अगर आप पाकिस्तान में चाहते हो कि माइक्रोसॉफ्ट आए तो माइक्रोसॉफ्ट 2 कनाल के किसी कमर्शियल में तो नहीं आएगा। हमारी यूथ को क्या करना चाहिए? बिजनेस करना चाहिए या जॉब्स की तरफ आना चाहिए? पहले जॉब करो फिर बिजनेस करो, लॉस नहीं करोगे। फर्स्ट जॉब करो, थोड़ा सा एक्सपीरियंस गेन करो, फिर उस जॉब के ऊपर नहीं रहना। जॉब करो ही इस इंटेंशन से कि भाई मैंने यहाँ से आगे बढ़ना है। हमारे एक पॉडकास्टर हैं जो आजकल बहुत नुमायाँ हो रहे हैं स्क्रीन पर, रेहान तारिक नाम के। वो उनकी तरफ जब गेस्ट आता है तो कुछ लोगों का ओपिनियन ये है कि वो गेस्ट की इंसल्ट करके भेजते हैं, और कुछ लोगों की ओपिनियन ये है कि ये जो सच्चाई है उसको सामने ला रहे हैं। अगर तो आपको लगता है कि वो ऐसी बातें करते हैं जो कि आपने नहीं की या आप नहीं करते, फिर तो समझ आती है कि यार ज़्यादती कर रहे हैं। अब मैं टिकटॉक पे जाके नहाते हुए वीडियो बनाऊंगा लाइव या कुछ भी है, और अगर वो मुझसे ये सवाल करेंगे कि आपने टिकटॉक पे ये लाइव वीडियो बनाई, तो वो चीज़ मैंने सबके सामने पब्लिकली की हुई है यार। सबसे पहले सिविक RS या 1.6 अल्टिस, अल्टस 1.6, प्राडो या ZX या रेंज रोवर। हमारे इटालिया में भी एक बात कही जाती है कि अगर किसी से दुश्मनी निकालनी है तो उसको रेंज रोवर ले लो। आपने को जो है उसकी साइड ली, क्या आपको लगता है ठीक है? मैं रिग्रेट कर रहा हूँ। मुझे रिग्रेट इसलिए हो रहा है कि मेरे अंदर जो है ना वो एक आया था कि यार बहुत ज़्यादा लताड़ा जा रहा है। हमसे जब इतनी गलतियाँ होती हैं, अल्लाह ने पर्दा डाला हुआ है, अगर उसकी सामने आ गई हैं तो हमें थोड़ा रिलैक्स करना चाहिए। और थोड़ा हो सकता है कि अगर हम पॉजिटिव वे में बोलें तो वो ये चीज़ उसके कहीं ना कहीं माइंड में आए। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ अरीब जदून। आप सबको अरीब जदून पॉडकास्ट में खुश आमदीद। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। वो यंगस्टर से काफ़ी मोहब्बत करने वाले हैं और यूथ जो है वो भी इनसे काफ़ी मोहब्बत करती है। ख़ास तौर पे ये यंगस्टर्स को मोहब्बत और इश्क के चक्रों से निकालने की कोशिश करते रहते हैं। जी हाँ, आज हमारे साथ जो मौजूद हैं वो साफरा डेवलपर्स के ऑनर कशान महफूज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे मिलवाते हैं आपको, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यार बड़ा बेहतरीन बोलते हैं यार आप, माशाल्लाह। मैं तो जज़ाकल्लाह। कशान भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। कशान भाई सबसे पहले तो आपको उम्रा की मुबारक हो बहुत बहुत। और कशान भाई आपकी एक वीडियो रिसेंटली मैंने देखी जो आप वहाँ पे भी बिल्डिंग का कंपैरिजन कर रहे थे, वो मेन कंपैरिजन का मकसद क्या था? मेन कंपैरिजन का मकसद ये था कि पाकिस्तान में हम लोग कहते हैं कि जी बाहर से दुनिया जो काम करने के लिए पाकिस्तान आएगी। हमारा जो पाकिस्तान है दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री है, जो कि नो डाउट है, क्योंकि ये वो बात कह सकता है जिसने यूरोप देखा हो। मैंने आधे से ज़्यादा यूरोप देखा हो, तो मैं ये बात कह सकता हूँ कि वाकई हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ ऐसे हैं। बट ये इनफ नहीं है। आपको यहाँ पर मल्टीनेशनल कंपनीज़ को लाने के लिए, आपको यहाँ पर टूरिस्ट को लाने के लिए, बाहर से दुनिया को लाने के लिए बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। बिल्कुल। दुबई में सारी दुनिया से, आज सऊदीया में शुरू हो चुका है काम, या जो भी कंट्रीज़ हैं उनमें एकदम से टूरिज़्म या ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा क्यों बूस्ट कर रही हैं, उसकी वजह यह है कि वहाँ पर उनको इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतरीन मिलता है। ठीक है। मैं इसकी मिसाल आपको ऐसे दूंगा कि मैं एक बार जहाज़ बांडा के नाम से एक पाकिस्तान की एक जगह है, वहाँ पर एक कटोरा लेगा, बड़ी खूबसूरत नेक्स्ट लेवल जगह है वो। वहाँ पर हम लोग घूमने के लिए गए दोस्तों के लिए। तो एक दिन हमने वहाँ पर क़याम करना था। मैं टॉयलेट नहीं जा सका क्योंकि वहाँ पर कोई, जिस तरह हम लोग हिले होते हैं उस तरह का कोई सिस्टम था नहीं। ठीक है। तो जिस तरह का था उसमें मैं बेहोश हो जाता, गिर जाता, तो वो मुझे कबूल नहीं था। सो दैट्स वाई इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप पाकिस्तान में चाहते हो कि माइक्रोसॉफ्ट आए तो माइक्रोसॉफ्ट 2 कनाल के किसी कमर्शियल में तो नहीं आएगा। इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट किसी 1 कनाल के कमर्शियल में तो नहीं आएगा। खुदा का नाम है, ये मल्टीनेशनल कंपनी है। इनके हेड ऑफिसेज या इनके ऑफिसेज या पाकिस्तान में भी अगर आप कहते हैं कि यार हमारे बड़े बिजनेसेस डेवलप हों, तो बड़े बिजनेसेस डेवलप करने के लिए आपको बड़ी जगह, बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। और आप अगर चाहते हैं कि बाहर के मुल्कों से लोग अपनी एक्सपर्टीज़ लेके पाकिस्तान में आएँ, तो आपको मेक श्योर करना होगा कि हम उनको ऐसी लिविंग स्टैंडर्ड्स दें, ऐसी लिविंग दें हम उनको, जिसकी खातिर वो यहाँ पर आएँ। कि यार काम करने की बारी आई है। अगर हम दुनिया में कहीं पे, फॉर एग्जांपल एक आर्किटेक्ट है, वो कहता है कि मैं दुनिया में कहाँ पर जाऊँ, देख रहा है दुबई है, क्या ऑप्शंस हैं ये वो, इस तरह पाकिस्तान उसकी लिस्ट में तब आएगा जब पाकिस्तान भी दुबई की तरह की उसको कोई लाइफस्टाइल ऑफर करेगा। और वो लाइफस्टाइल ऑफर करने के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना पड़ेगा। कशान भाई आप तो डायरेक्शन ही डिफरेंट बता रहे हैं। यहाँ पे तो कंपनीज भागने की तैयारियों में, जिस तरह P&G हो गई या माइक्रोसॉफ्ट हो गई, वो तो कंपनीज पाकिस्तान से भाग रही हैं। आप तो बिल्कुल उसके ऑपोजिट बता रहे हैं हमें कि यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ठीक होगा तो तब होगा। यार इसकी रीज़न ही ये, या मुझे लोगों की समझ नहीं आती कि जिसकी जेब में पैसा है वो चुप करके रियल स्टेट ख़रीदना शुरू कर देगा। जिसकी जेब में पैसा नहीं है वो कहेगा ये लोग फसलें तबाह कर रहे हैं, ये लोग दरख्त तबाह कर रहे हैं, ये लोग ये चीज़ें कर रहे हैं, वो चीज़ें कर रहे हैं। खुदा के बंदों, ये किसका काम बनता है?
ये अथॉरिटी का काम बनता है, ये गवर्नमेंट का काम बनता है कि भाई किसी भी सिटी की एक बेटर सिटी प्लानिंग होनी चाहिए, है ना। किसी भी शहर की, अगर हम रावलपिंडी के अंदर, हम झेलम के अंदर हैं, कहीं पे भी, वहां पर इंडस्ट्री जोन्स, वहां पर ये सारी चीजें, बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स, नए घर, अच्छी सोसाइटीज, ये सब कुछ होना चाहिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे एग्रीकल्चर को बूस्ट करना है तो हमें क्या स्टेप लेने हैं। अगर हमें अपने मुल्क में मजीद ग्रीनरी, जो कि किसी भी मुल्क के लिए वेंटिलेटर है उसकी सेहत के लिए, उस मुल्क के लोगों के लिए, तो अगर हमें वो बनानी है तो उसके लिए ये सब कुछ तब पॉसिबल है जब किसी भी शहर की बेटर मास्टर प्लानिंग हो। हमारे पास जो मास्टर प्लानिंग्स हैं वो पता नहीं कब की हैं, उनके ऊपर भी सही तरीके से अमल होता नहीं। और उसके बाद क्या होता है कि जो लोग ये चाहते हैं, मेरी तरह के लोग जो सारी ज़िंदगी यूरोप में रह के हैं, वो ये ख्वाब देखते हैं कि यार अल्लाह मुझसे कोई ऐसा काम ले ले कि मैं पाकिस्तान में ऐसी डेवलपमेंट या इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाले लोगों में से हो जो जिसकी वजह से बाहर की दुनिया से बिजनेस आए, जिसकी वजह से बाहर की दुनिया से लोग रहने के लिए आए। तो मतलब वो कर नहीं पाता यार, उसके हाथ बंदे में। हमें इन चीज़ों की अशद ज़रूरत है। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि आपके मेरे बाहर से आज भी इटली से हमारे गेस्ट आते हैं हर साल, जो हमारे साथ बाहर काम करते हैं, जो हमारे साथ शुरू से थे, दोस्त थे, फैमिलीज की तरह हैं, वो आज भी पाकिस्तान आते हैं। अब मैं ये ऑन कैमरा एक बात बता रहा हूँ, मैं उनको पिंडी, इस्लामाबाद में मोस्टली, इसके बाहर मैं कहीं लेके नहीं जाता। ठीक है, क्यों नहीं लेके जाता? क्योंकि भाई मैं उनको कहीं पे लेके जाऊंगा, वो कहेंगे पुअर पीपल बिग हार्ट, पुअर पीपल बिग हार्ट। 2 तस्वीरें खींचेंगे, जाके लोगों को दिखाएंगे कि इनका तो सिविक सेंस ही नहीं है, गलियों महलों में रहते हैं, 2-2 फुट की गलियां इनकी, जिसको कभी बारिश आती है या वहां पे जो है वो ट्रांसफार्मर गीले हो रहे हैं, उनके ऊपर बारिश पड़ रही है, करंटें पड़ रही हैं, लोग मर रहे हैं। ऐसी जगहों पर आप कैसे बाहर से ला के लोगों को रख सकते हो भाई? यू नीड अ बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर। और जो उसको बनाने की बात करता है उसकी जुबान को बंद करने की कोशिश की जाती है ये टूल्स यूज करके कि ये लोग दरख्त काटेंगे। ये को भाई हम क्यों काटेंगे दरख्त? हम पागल हैं? हम आपसे सिर्फ ये चीज मांग रहे हैं कि गिव अस सम बेटर मास्टर प्लानिंग, गिव अस सम स्टैटिक रूल्स जिनकी बेस पे हम रियल एस्टेट को बूस्ट कर सकें। आप ख्वाब देखते हो कि हमारे मुल्क में, आज आपको मैं एक बात बताता हूं, हमारे इस्लामाबाद में अगर आप होटल्स की बात करें, मैरियट और सरीना तो वो हैं तो सदियों से यहाँ पे चलते आ रहे हैं। आप सऊदीया की बात कर रहे हैं, मैं मदीना में गया, वहां पे 10,000 दुनिया का होटल है, 5 स्टार, 6 स्टार, 7 स्टार। ठीक है, आप मुझे एक बात बताएं, आपके इस्लामाबाद में आप मैरियट या सरीना को उसको पीछे छोड़ दें, उसको साइड पे रख दें, वो बाबों के होटल हैं। आप ये बात बताएं कि एक मोवन पीक कभी आया? एक मोवन पीक है यार लोगों को रखने के लिए, आपके पास होटल तक नहीं है अच्छे यार। अब एक बंदा आ जाता है, आप उसको किस रेस्टोरेंट में लेके जाओगे, कहां पे उसको ठहराओगे मेरा भाई? सही, सिवाय इस्लामाबाद के कुछ पोश इलाकों के आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। लाहौर में थोड़ा सा है, आप कराची को अगर देखें, आप कराची की वीडियोस उठा के देखें यार, आपको ऐसे लगेगा रेगिस्तान है। तो इंडिया वाले ट्रोल कर रहे हैं भाई, वो लियारी गैंग, ये वो सिर्फ वो दुनिया को ऐसे दिखाते हैं कि भाई इनका जो मुल्क का प्रोग्रेसिव साइड नहीं दिखाते। क्यों? बिकॉज प्रोग्रेसिव साइड दिखाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। आप दुनिया को दिखाओगे भाईजान बड़ी इमारतें हैं, ये सारा कुछ है, मुसलमान है अल्हम्दुलिल्लाह, अजानें भी होती हैं यहाँ पे, ये एक मॉडर्न दुनिया बनी हुई है, पूरी दुनिया से लोग वहाँ पे रहने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए आएंगे। अबू धाबी की भी मस्जिद है, उसको लोग टेररिस्ट समझ के नहीं जाते, वहाँ पे लोग टूरिज्म के लिए जाते हैं। इवन हिंदू सोनाक्षी सिन्हा, ये वो, इस तरह वो सारे लोग जा रहे हैं। सो वी नीड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वी नीड इंफ्रास्ट्रक्चर वेरी बैडली। लोगों को ये चीज समझने की जरूरत है। आप और कुछ करो या ना करो, आपको इकोनॉमी को बूस्ट देना है ना, बिल्कुल। आप टूरिज्म भी साइड पे रखो, टूरिज्म वाली साइड को तो मैंने टच भी नहीं किया कि वो क्यों इंपॉर्टेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर। आपको पाकिस्तान को इकोनॉमी देनी है, आप पाकिस्तान को इंफ्रास्ट्रक्चर दे दो, ठीक, बस। आप पाकिस्तान को इंफ्रास्ट्रक्चर दे दो, लोग खुद बिजनेस लेके आएंगे वहां पे। आप आईटी हब्स क्रिएट करो, आप ऐसे प्रोजेक्ट क्रिएट करो जहां पे लग्जरी अपार्टमेंट्स हो, ताकि दुनिया में अगर बाहर से, अब मेरे वो इटालिया से वो आते हैं ना यार, मैं 2-2 घंटे बैठ के सोचता रहता हूं इनको रखूं कहां पे मैं। क्यों? क्योंकि मुझे पाकिस्तान की इज्जत बनानी है। अब मैं देख रहा हूँ कि जी यार मुझे कोई एफ सेक्टर में कहीं पे कोई रेंट का घर मिल जाए, कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जहाँ पे मैं इन लोगों को ठहराऊँ तो मेरी थोड़ी इज्जत हो, या ये बाहर के मुल्क में जाके कहें कि यार ये लोग रेगिस्तानों में नहीं रहते, ये बेहतरीन किसी कंट्री में रहते हैं, खूबसूरत। इस्लामाबाद इज़ नो डाउट ब्यूटीफुल। अगर मैं उनको गली मोहल्ले में ले जाऊँगा, मेरी तो इज्जत का फलूदा निकल जाएगा यार, वो कहेंगे ये तो कोई मंगोलियन है, इसी तरह। सो दैट इज़ वाई हमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। अच्छा कशान भाई, रियल एस्टेट का जो कोर्स है शफीक अकबर साहब ने नस्ट यूनिवर्सिटी में लॉन्च किया, जिसका कोई भी फ़ायदा नज़र नहीं आया। क्या आपकी नज़र में ये कोर्स ठीक है? रियल एस्टेट के लिए कोर्स चाहिए? वेरी ऑनेस्ट, अगर उन्होंने ऐसा कुछ लॉन्च किया है तो मुझे उसका पता नहीं है। ठीक है, ये वो रीज़न है ना कि खुद रियल एस्टेट वालों को नहीं पता। आई एम श्योर इज़ अ वेरी वाइज मैन, उन्होंने कुछ तगड़ा ही बनाया होगा, अच्छा बनाया होगा, और डायनामिक्स को, रियल एस्टेट के स्टैटिक्स को बड़ा अच्छा जानते हैं, समझते हैं वो। ठीक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली शायद उस तरीके से उसकी अवेयरनेस नहीं फैली
वरना शायद लोगों को पता होता कि यार इन्होंने क्या अपना, मैं खुद पहली बार सुन रहा हूँ टू बी वेरी ऑनेस्ट। नहीं, क्या रियल एस्टेट को वाकई कोर्स की ज़रूरत है? यस, यस। आपने कोई भी यार अगर काम करना है, देखें रियल एस्टेट एक फील्ड है ना, एक इंडस्ट्री है ना, आपने किसी भी इंडस्ट्री में अगर काम करना है आपको उसका प्रॉपर एजुकेशन और नॉलेज होना चाहिए, वरना आपको कैसे पता चलेगा आप कैसे लोगों की इन्वेस्टमेंट करवा सकते हो विदाउट। देखें अब फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई बंदे आते हैं, हमारे पास बंदे जो हैं वो सिर्फ चीज़ें खरीदने के लिए, मैं ये समझता हूँ ठीक है कि साफरा में अगर जो भी कस्टमर्स आ रहे हैं वो सिर्फ चीज़ें खरीदने के लिए नहीं आ रहे, वो तो उनको और भी 100 जगह से मिल रही हैं, सही है, अपनी सेफ्टी की वजह से आ रहे हैं। सही है, ये लोग वेल नोन हैं, ये लोग क्रेडिबल लोग हैं, अच्छे लोग हैं, ये हमें कोई एक्सपीरियंस वाले हैं, ये हमें कोई अच्छा मशवरा देंगे, हमें किसी ऐसी जगह पे नहीं डालेंगे जहाँ पे हम फंस जाएं। मतलब चीज़ डिलीवर करके रहेंगे। चीज़ भी डिलीवर, अगर तो हमारे प्रोजेक्ट हैं वो तो फिर लोगों को पता है कि भाई हम तो ज़ाहिर बात है लोगों को डॉक्यूमेंटेशंस भी दिखाते हैं सारा कुछ, भाई ये चीज़ है, ये दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो तो सारी दुनिया के सामने अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें तो हमारा कोई चक्कर ही कोई नहीं है वैसा। लेकिन अगर हम किसी और का भी प्रोजेक्ट्स अगर बेच रहे हैं, कुछ भी है वैसा, तो उनको पता है कि यार ये कहीं भी हमें गलत जगह पर नहीं लगाएंगे, खासकर जो हमारे ओवरसीज़ भाई हैं। ठीक है, सो लोग जो हैं वो इस चीज़ के लिए आते हैं हमारे पास। पहले जो लोग इन्वेस्टमेंट करवाते थे, जो कंपनीज इन्वेस्टमेंट करवाती थी अपने प्रोजेक्ट्स में और मंथली उन्हें पे करती थी, वो उनकी फ्लॉप होने की वजह क्या वही बने जो मंथली पे करते थे लोगों को? यार बेसिकली वो जो मंथली पे करते थे वो सूद था। ठीक है, और अल्लाह ताला की ज़ात से मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि देखें किसी भी बंदे को मैं बुरा नहीं कहना चाहता, मैंने आज दिन तक कभी किसी का नाम नहीं लिया कि फ़लाँ बंदा ये कर रहा था, फ़लाँ बंदा ये काम कर रहा था, मैं उस सिस्टम को बुरा कहता हूँ। और यही सिस्टम जो है अब क्रिप्टो में भी घुस चुका है। बेसिकली ये सूद का सिस्टम था, ये पैसे की सर्कुलेशन का सिस्टम था। आज से कुछ अर्सा पहले जो है गुजरात, गुजरांवाला, यहाँ के नवाही इलाकों में एक बंदा आया जिसका नाम था डबल शाह, उसको कहते थे, ठीक है। ठीक है, आज आई थिंक वो अभी भी जेल में है शायद वो बंदा। उसने लाइक अरबों खरबों का स्कैम किया। ये बेसिकली होता क्या है कि लोगों से पैसे लिए जाते हैं, लोगों से पैसे ले रहे हो, पैसे ले रहे हो, पैसे ले रहे हो, और उनको रिटर्न करने की मद में आप कोई टाइम गेन कर रहे हो या फिर आप इंस्टॉलमेंट प्रोग्राम के ऊपर जा रहे हो कि थोड़े थोड़े करके हम इनको पैसे देंगे। अब आप उस सिस्टम को नाम रेंट का दे दो या किसी भी चीज़ का दे दो, लेकिन वो सिस्टम वही होता है। ठीक है, समझ रहे हैं? आपको मेरी बात की समझ आ रही है? बिल्कुल। तो बेसिकली ये वही डबल शाह का सिस्टम है। ये कभी रियल स्टेट में घुस आता है, कभी ये क्रिप्टो के अंदर घुस आता है। आपको आने वाले वक्तों में ये ट्रेडिंग के अंदर और भी जगहों के अंदर आपको सेम मॉडल नज़र आएगा कि लोगों के पास एक्चुअल में ना डिलीवरी होगी, ना उनके पास कोई ठोस चीज़ होगी, कुछ भी, सिर्फ लोगों को बातों से कन्विंस करेंगे और एक लालच के पीछे लेके जाएंगे कि भाई अगर आप हमारे साथ इन्वेस्ट करते हो तो आपको पहले महीने से ही इतने % पे जो है वो आपको हम लोग उसका रिटर्न दे रहे हैं, और वो रिटर्न वो है जो कि बैंक भी नहीं देता। तो वही ये मॉडल चल रहा था और अल्लाह ताला की ज़ात ने इस मॉडल को बड़ा ठीक ठाक करके जो है ना इसको एक्सपोज किया। अभी इनमें से इस्लामाबाद के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह एक भी कोई भी नहीं रहा, लोग ख़त्म हो गए। ठीक है, एक आध कोई बचा हुआ है जो, वो भी मैंने सुना है कि अपने मामलात सेट करने के ऊपर है कि यार हम इस मॉडल में नहीं है भाई, सही, हम नहीं। शायद उनकी इंटेंशन थी कि वो डिलीवर करना चाहते थे, चलो देर आए दुरुस्त आए कि उन लोगों ने डूबने से पहले अपनी डायरेक्शन और अपने कस्टमर्स को डुबाने से पहले अपनी डायरेक्शन दुरुस्त कर ली, और जो लोग पहले थे, जो दूसरे थे, वो सब के सब उड़ गए। सो बेसिकली इट वाज नॉट रियल एस्टेट। ये एक पूरा मॉडल था जो कि लोगों के पैसों को डबल शाह के मॉडल पे घुमाया जा रहा था कि जो भी एक बार पैसे लेके आएगा, आपसे करोड़ रुपया ले लिया और आपको आपकी फॉर एग्जांपल टाइम फ्रेम बन रहा है जी 12 महीने का, 14 महीने का, 2 साल का या 6 महीने का, कि इतने टाइम में आपके जो है वो पैसे जो है वो आपके समेत और भी बंदों से ले लिए पैसे इसी तरीके से। तो वो सर्कुलेशन घुमाई कि आपको थोड़े थोड़े करके जो मिल रहे हैं वो और भी लोगों से मिल रहे हैं लेके। बिल्कुल। या अगर आपसे करोड़ रुपया ले लिया है, बीच में से आपको एक मंथ का जो है वो 10 लाख रुपया दे रहे हैं, 8 लाख रुपया दे रहे हैं, दूसरे मंथ दे रहे हैं, तीसरे मंथ दे रहे हैं, स्टिल उनके पास टाइम होता है उसको कवर करने के लिए, और इतनी देर में वो और लोगों को दाना डाल के ले आते हैं, फिर उनके पैसे से सर्कुलेट करते रहते हैं। जहाँ पर जाके ब्रेक लगती है वहाँ पर जाके वो मॉडल फिनिश हो जाता है। और ये मॉडल जो है ये प्योरली रिबा के ऊपर जो है ये चल रहा था कि आप एक फिक्स्ड परसेंटेज जो है वो दे रहे थे कि इतने परसेंटेज जो है वो हम आपको देंगे। उसका नाम रखा गया रेंटल, उसका नाम रखा गया एप्रिसिएशन और तरह तरह के नाम। बट द फैक्ट इज़ कि इस्लाम ये बात कहता है कि जब आपकी इनकम के ऊपर एक फिक्स्ड अमाउंट आपको मिल रही है, अगर आप एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो दैट इज़ रिबा। ठीक है, रिबा जो है वो अल्लाह उसके रसूल से जंग है, खत्म, सही हो गया, वो लोग हार गए। सही हो गया। और किशान भाई, रियल एस्टेट का जो बिज़नेस है वो हर बंदे के लिए नहीं है, या तो जिनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है उनके लिए नहीं है। इसकी वजह क्या है? क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है ये बड़ा इजी सा बिज़नेस है, किसी की चीज़ किसी और को बेच दो या ख़ुद इन्वेस्टमेंट करके उसे प्रॉफिट में बेच दो।
यार ये वो एक मेरी कोई बात मैंने किसी पॉडकास्ट में बोली थी, तो वो बड़ी वो क्लिप उसका वायरल हो गया। तो मेरे जितने भी मेरे शहजादे हैं रियल स्टेट के, उन्होंने वो उसका ऑडियो बड़ा यूज़ किया, जिसमें मैंने ये बात की थी कि ये रियल स्टेट का बिज़नेस हर किसी के लिए नहीं है। मैं आज भी यही बात कहता हूँ कि हम लोगों ने हमें अपने फेलियर से, हमें अपने जो एक जर्नी होती है, जो टाइम होता है जो आप बिज़नेस में गुजारते हो, ओवरऑल की बात कर रहा हूँ, नॉट जस्ट साफरा, हमें हम सबको उससे सीखना चाहिए। ठीक है। हमने देखा कि फॉर एग्जांपल एक हाउसिंग प्रोजेक्ट कटता है, उसमें एक बंदा जी बैठा हुआ है यूके के अंदर, उसको कहते हैं कि मेरी गल मनो ना, ए 100 फाइलां लै लो इस प्रोजेक्ट दियाँ, ठीक है। ਇਹ फाइल ਜਿਹੜੀ है जिस वक्त उत्ते जाएगी ना, तो 100 ਦੀਆਂ 100 फाइलों का रेट ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਏਗਾ, तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ इतना फ़ायदा होएगा। ये बड़ी ज़्यादती हुई है लोगों के साथ, जिन भी लोगों ने ये काम किया, ठीक है। सो और वो जो लोग थे, अब वो क्या कर रहे थे, वो बिज़नेस ही कर रहे थे, ठीक है। वो बेसिकली बिज़नेस ही कर रहे थे। इसलिए मैं ये बात कहता हूँ कि भाई वो मरे ना सबके साथ, मरे हैं ना सबके इसी साथ। तरह तो ये जस्ट एक एग्जांपल है समझाने के लिए कि रियल इस्टेट का बिज़नेस सबके लिए नहीं है। ये सिर्फ उन लोगों को करना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर किसी भी सोसाइटी में अगर एक सोसाइटी कटती है, कोई CDA अप्रूव्ड, RDA अप्रूव्ड, गवर्नमेंट कोई सोसाइटी काटती है, अब उसमें जो डेवलपर है वो ये कह रहा है कि जी ठीक है, आप मेरे साथ एक डील बना लें, मैं आपको 100 प्लॉट्स दे देता हूँ, वो प्लॉट्स आप जो हैं वो आगे सेल करें। मार्केट किसी भी ऐसी रन होती है ना, होलसेल के ऊपर हम लोग प्लॉट ले लेते हैं। अब वो प्लॉट उसको लेने चाहिए जो कि रियल एस्टेट के अंदर काम करता है, क्योंकि वो एंड यूजर्स को देगा। बिल्कुल। वो उसमें से वो प्लॉट्स जो हैं, वो जो डीलर्स मार्केट में बैठे हुए हैं, जो रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं, वो उनको देगा। सो बेसिकली ये उसका बिजनेस है जो कि किसी भी एंड यूजर को नहीं करना चाहिए। ठीक है। अब रिस्क भी सारा उसके ऊपर है, क्योंकि उसका पैसा इन्वॉल्व है ना, किसी और बंदे का तो नहीं इन्वॉल्व बाहर। बिल्कुल। अब अगर मार्केट ऊपर जाती है या नीचे जाती है, नफा या नुकसान होता है, उसके जिम्मेदार हम लोग होते हैं, बिल्कुल। वो हमारा होता है। अगर हम किसी और बंदे के साथ ज्यादती करें, उसको इस बिजनेस के अंदर घुसा दें जिस बेचारे को पता ही नहीं है, और उसको सुनहरे ख्वाब दिखाएं और उसको कहें कि इस तरीके से कर ले, वो उसके अंदर बीच में आए, छक्का लगा तो लगा, ना लगा तो अगर डूब गया, तो फिर तो वो तो यही कहेगा ना कि भाई ये सारे जो है ये तो फ्रॉडी हैं सारे के सारे, क्योंकि जिसके साथ ज्यादती हो वो बेचारा बोलता तो है ना, बोलेगा भी नहीं तो किधर जाएगा। तो इसलिए मैंने ये बात बोली थी कि रियल एस्टेट का जो बिज़नेस है ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि इस इंडस्ट्री में काम करते हैं। बाकी लोगों के लिए सिर्फ या ज़रूरत होनी चाहिए या फिर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, और वो भी किसी अच्छे, किसी सेंसिबल बंदे के थ्रू जो कि रियल एस्टेट के डायनामिक्स को, मार्केट को, फ्यूचर को और इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से जानता है, या इन ट्रेड न्यूज़ को अच्छे तरीके से जानता है। इन्वेस्टर के लिए क्या एडवाइस करना चाहेंगे कि वो जब इन्वेस्टमेंट करे तो सबसे पहले किन किन चीज़ों पर गौर करे? यार बड़ी सिंपल सी चीज़ें हैं। सबसे पहली तो बात यह है कि आपको अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अब अक्सर लोग जब मेरे पास आते हैं ना, मैं आपको एक एग्जांपल से ये बात समझाऊंगा ताकि वो ज़्यादा लोगों को, जब आप स्टोरी सुनाते हो तो उनको ज़्यादा अच्छे से वो समझ आ जाती है। मेरे पास जब भी लोग आते हैं ना, तो मैं उनको कहता हूँ कि मुझे अपना बजट बताओ और अपनी इंटेंशन बताओ। ये 2 सवाल होते हैं मेरे। क्यों ये 2 सवाल होते हैं? ताकि कल को ये मुझे गिला ना करे किसी भी बात का। फॉर एग्जांपल एक बंदा है, वो आके मुझे कहता है कि मैं उनको ये बात हमेशा कहता हूँ कि यार ये जो तुम्हारा बजट है ना, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। तुम 2 करोड़ अफोर्ड कर सकते हो, 1 करोड़ अफोर्ड कर सकते हो, स्टिल सेम ही बात है। तो मुझे खुल के बताओ, मैं तुम्हारा डॉक्टर हूँ, तुम्हारी नब्ज़ मेरे हाथ में है। अगर मुझे एक्चुअल बीमारी या एक्चुअल बताओगे कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, तो मैं उसके अकॉर्डिंगली दवाई तैयार करके दूंगा। इसी तरह समझ गए बात को? तो अगर कोई बंदा आके मुझे बता देता है कि भाई मेरे पास 1 करोड़ रुपये है, फिर मैं उसको पूछता हूँ कि यार अच्छा मुझे बताएं आपकी इंटेंशन क्या है। अगर वो बंदा कहता है कि यार आई जस्ट वांट टू इन्वेस्ट, मैं कोई एसेट लेके रखना चाहता हूँ जो कि फ्यूचर में, तो मैं उस प्राइस बजट के अंदर उसको वो ऑप्शन सजेस्ट करूँगा कि भाई ये जो है ना प्रोजेक्ट, इस पे इतना बता रहे हैं, इतना टाइम लग जाएगा, ये देख ले, ये फलां प्रोजेक्ट है, ये मौके पे है, ये तेरे इस बजट के अंदर आ रहा है, इसको लेके रख लेते हैं। ठीक है, समझ गए हो? या मैं उसको मल्टीपल ऑप्शंस दूंगा कि भाई इसमें से तू देख ले, मेरा काम था तुझे एक्सप्लेन करना, तुझे बताना, बाकी तेरा। अगर तू मुझसे मशवरा मांगेगा तो मैं अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन दूंगा कि यार मुझे क्या लगता है कि तुझे कहाँ पे करना चाहिए। सही है। वरना अदरवाइज मैं तेरे आगे रख देता हूँ चीज़ें, तू खुद देख ले। जिस वक्त तू मेरी ओपिनियन मांगेगा मैं तुझे अपनी ओपिनियन दे दूंगा कि यार तेरे केस में आई थिंक तुझे ये लेना चाहिए। अगर तेरे जहन में ये है ना कि 6 साल 8 साल मैं उसको छोड़ दूँ, होल्ड करके रखो, बिकॉज रियल एस्टेट इज ऑल अबाउट होल्डिंग। होल्ड करो, होल्ड करो, होल्ड करो, होल्ड करो। भाई मार्केट तो वो है कि मुल्क में जंग छिड़ गई है तो मार्केट तो नीचे चली गई है। इसी तरह अब मुल्क में कोई नेक हुक्मरान आ गया, मार्केट ऊपर चली गई है। समझ रहे हैं? तो रियल एस्टेट या कोई भी मुल्क की जो आपकी जो ट्रेड मार्केट है या कोई भी जो चीज़ है वो तो इस बेस पे चलती है। कोई भी बिजनेस, नॉट जस्ट रियल एस्टेट।
तो हम लोग कोई अलहदा तो नहीं है ना बाकी बिजनेसेस से, हम भी तो सेम ही हैं। हमारा काम ये बनता है कि हम लोगों को सही तरीके से गाइड करें, एक्सप्लेन करें, जब वो हमारे पास आते हैं उनको उनकी नीड बताएं कि भाई तेरे केस में ये चीज़ आई थिंक परफेक्ट है, फिर वो कभी भी गिला नहीं करेगा। ठीक है। अब गिला कब करता है? गिला उस वक्त करता है आप मेरे पास आ गए हो, आपने कहा कि यार काशान भाई मेरे पास 1 करोड़ रुपया है, मुझे इसमें जो है ना कोई ऐसी चीज़ बताएं जो कि मतलब मैं 1.5 साल तक होल्ड करूं, उसके बाद मैं काट दूं। अगर तो प्रॉफिट आया तो ठीक है, ना आया तो कोई बात नहीं, नसीब है, किसी और जगह से निकाल लेंगे। एक तो माइंडसेट अपना क्लियर करें, ये मत सिर्फ प्रॉफिट के पीछे मत आया करो। दुनिया की कोई ऐसी फील्ड नहीं है जो सिर्फ प्रॉफिट ऑफर करती है, वो काम ही हराम हो जाता है जिसमें नुकसान का एलिमेंट ही ना हो। ठीक है। हम भी इंसान ही हैं, हम एक असेसमेंट करते हैं, हम उसके मुताबिक लोगों को कहते हैं कि यार यहाँ पर ये चीज़ बन रही है, ये चीज़ आ रही है, ये हो रहा है, तो मुझे लगता है कि अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करो तो अगर ये फॉर एग्जांपल रिंग रोड के पास आ रही है, या रिंग रोड अगर कंप्लीट होती है तो यहाँ पर हम देखते हैं कि चकबेली के पास जितनी भी ज़मीनें थी आज उनके रेट कहाँ पर निकल गए। अब उस वक्त जो लोग रकबे बेच रहे थे या जो लोग रकबे खरीद रहे थे वो इसी चीज़ को ज़हन में रख के ट्रेड कर रहे थे कि भाई आगे ये चीज़ बनेगी और रेट उधर चला जाएगा, और रेट चला गया। तो हम लोग भी इन्हीं चीज़ों को असेस करते हुए किसी को जो है कोई भी चीज़ बोलते हैं। अब आप मेरे पास आए हो, मैंने आपसे 1 करोड़ रुपया ले लिया, अब मैंने आपको कहा है कि यार बात ये है कि ये 1 करोड़ रुपए की जो 1 साल 1.5 साल वाली चीज़ ये मांग रहा है, मैं अगर इसको कोई ऐसी चीज़ देता हूँ मुझे तो 4 पैसे इसमें बचते ही नहीं है। एक तो मैं बेवकूफ़ बंदा हूँ ना, बिजनेसमैन तो हूँ नहीं, बेवकूफ़ बंदों के मुझे जो है वो मुर्गी एक ही बार काट के 2 अंडे निकालने हैं उसमें से। तो मैं ज़ाहिर बात है उसको फिर ये करूँगा कि भाई हाँ सेठ तू मैनू कितने पैसे देगा, मैं काम करना ना मैं तेनों इतना बिच जेड़ा तेनों परसेंटेज बढ़ा के दे देसांगा। तो मैं क्या करूँगा उसका 1 करोड़ रुपया अपने उस 2 अंडों के लिए, चवल 2 अंडों के लिए जो है मैं उसको भी फंसा दूंगा और अपनी भी क्रेडिबिलिटी ख़राब करूँगा, गंदा आ जाऊँगा। कल को वो बंदा मेरा नाम लेते हुए भी सारी ज़िंदगी मुझे बदवाएँ देता रहेगा कि यार इस बंदे ने मुझे फंसा दिया था। सो इसलिए ये वो चीज़ें हैं जिनकी बेस पे लोगों को किसी अच्छी कंपनी में आना चाहिए, किसी अच्छे लोगों में आना चाहिए, और फिर लॉजिकली अपना दिमाग भी यूज़ करें। खुदा का नाम है, लालच के पीछे जाना छोड़ दो। लालच में आके फंसते हो फिर दूसरों पे ब्लेम डालते हो कि इसकी वजह से मैं डूबूं। लालच में मत फंसो। आपको अगर लगता है कि काशान महफूज जो है वो मुझे कोई लॉजिकल बात बता रहा है, तो यह है कि हमने कभी किसी को नहीं बोला, आज दिन तक किसी को नहीं बोला कि भाई 6 महीने में, 8 महीने में, साल में। हम कहते हैं भाई ये नसीब है। हमें ये लग रहा है कि अगर इधर ये प्रोजेक्ट आ गया तो रेट इधर जो है ऊपर जाएगा, कितना ऊपर जाएगा ये वक्त बताएगा। लेकिन हमारी जो असेसमेंट है वो उस डेवलपमेंट की बेस पे है जो उसके इर्द गिर्द होने वाली है। दिस इज सिंपल। ठीक है, मतलब आप अपने असेसमेंट के हिसाब से जो क्लाइंट है उसको गाइड करते हैं। यस, असेसमेंट के लिहाज से हम ठीक है। काशान भाई, हमारी यूथ को क्या करना चाहिए? बिजनेस करना चाहिए या जॉब्स की तरफ आना चाहिए? पहले जॉब करो फिर बिजनेस करो। जॉब की वजह लॉस नहीं करोगे। काफ़ी जो बिजनेस पर्सन है वो जॉब को बिल्कुल प्रेफर ही नहीं करते यार। मैंने इतने केस स्टडीज़ देखी हुई हैं लोगों के, ज़्यादातर दुनिया में जो सक्सेसफुल बिजनेस हैं वो फर्स्ट शॉट के बिजनेस नहीं है कि आपने जो है वो एकदम से बिजनेस शुरू किया और आप रातों रात ऊपर निकल गए। ठीक है। ये तो वो शॉर्टकट का चक्कर और मंजन है ना जो कि लोगों को बेचा जाता है पैसा बनाने के लिए। बट द फैक्ट इज़, मैंने बड़े साल पहले एक वो मौलवी साहब की वीडियो देखी थी, कराची के थे या पता नहीं कहाँ के थे वो, एक रेनबो शॉपिंग सेंटर के नाम से एक स्टोर है, बैरिया में भी जो है, FZ में भी है। जी, तो उनके जो ओनर्स हैं, मैं उनका सुन रहा था, वो बंदा बता रहा था कि मैंने बड़ी मेहनत की और वो पहले दूसरों के पास ही जॉब करता था। अब उसके पास एक बेहतरीन, ये इस स्टोरी से समझ आ जाएगा कि क्यों जॉब इंपॉर्टेंट है। अब वो बंदा कहता है कि मैं पहले दूसरों के स्टोर्स में काम किया करता था, मैं पूरी रात को देर तक 16 18 घंटे काम किया करता था, और मैं अपनी मेहनत से मैनेजर तक आया, एक नॉर्मल सेल्समैन की पोस्ट से मैनेजर तक आया। फिर मुझे समझ आ गई कि यार मैं ये बिज़नेस अच्छे से कर सकता हूँ। ठीक है। तो मैंने अपने कुछ भाई दोस्त लोग अपने साथ अटैच किए, हम लोगों ने एक छोटा सा स्टोर बनाया और उसकी जो सेल्स थी वो हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बढ़ के निकली। क्यों? क्योंकि उस बंदे को पता था कि हाउ टू रन दिस बिजनेस। बिल्कुल। एंड दैट वाज पॉसिबल क्योंकि उसने पहले जॉब की हुई थी। सो जॉब बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जो बच्चे ये समझते हैं, क्योंकि बच्चों के अंदर जोश होता है ना, तजर्बा नहीं होता ना, तो उनको लगता है कि हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, हम तो ये कर देंगे, हम बड़े डेढ़ शाणे हैं, और फिर बाद में रोते हैं। वही मेरे पास आए होते हैं कि हम पिछले 2 हफ्ते से आपको मिलने की कोशिश कर रहे थे, हमने ये काम किया, हम उसमें डूब गए हैं, ये वो इस तरह, तो अब इन्वेस्टर पीछे पड़े हुए, हम क्या करेंगे, वो इस तरह। ये रियल की बातें बता रहा हूँ आपको जो होती हैं। तो मैं हमेशा इसलिए कहता हूँ कि भाई फर्स्ट जॉब करो, थोड़ा सा एक्सपीरियंस गेन करो, फिर उस जॉब के ऊपर नहीं रहना। जॉब करो ही इस इंटेंशन से कि भाई मैंने यहाँ से आगे बढ़ना है, सही,
मेरे पास एक टाइम था जिस वक्त मैं ज़मींदारे पे काम करता था 4 यूरो 5 यूरो घंटे पे, लेकिन मैं क्लियर था बिल्कुल कि मैंने जिस दिन लाइसेंस लेना है मैंने ये जॉब नहीं करनी, ये मेरे काबिल ही नहीं है, मुझे उतने पैसे ही नहीं मिलते यहाँ से। तो अगर मुझे ज़्यादा पैसे चाहिए तो मुझे लाइसेंस चाहिए ताकि मैं किसी की गाड़ी चला सकूं, मैं कहीं पे जा सकूं, किसी कंपनी में कोई फरगोना चला लूं, फरगोना कहते हैं उसको, वो कैरी डब्बे की तरह की चीज़ें होती हैं, कोई लॉजिस्टिक्स का काम कर लूं या कुछ भी, तो मुझे लाइसेंस चाहिए। मैंने लाइसेंस किया और फिर मैं प्रमोट हो गया, बड़ी चीज़ की तरफ चला गया, इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता स्विच करता रहा। तो ज़िंदगी में कभी भी एक मुकाम पे खड़े मत हो जो कि मैं एक जगह पे आ गया हूं तो मुझे यही करना है। आपको वहाँ से एक्सपीरियंस लेना है, आपको एक्सपीरियंस, जो मेरे साथ काम करते हैं पूछो मैं इनको क्या कहता हूँ, इन सबको भी मैं यही कहता हूँ, एक्सपीरियंस लेने के बाद आपने अल्टीमेटली अपना बिजनेस ही करना है सही। एक सर्टेन स्टेज पे जाके, क्योंकि मेरे ख्याल से बाय द टाइम आपकी शादी वगैरह हो चुकी है या कुछ भी आपके बच्चे वगैरह हो रहे हैं, तब तक आपने अपना गोल रखना है कि बच्चों के आने से पहले पहले अगर मेरे अल्लाह ताला ने मेरी ज़िंदगी, मेरा सेहत, मेरा साथ रखा तो मैं जॉब से निकलूँगा और बिज़नेस की तरफ जाऊँगा ताकि मैं अपने बच्चों को बेटर लाइफ, बेटर एजुकेशन और बेटर हेल्थ दे सकूँ। ठीक हो गया। लेकिन कशान भी, जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है हमारे मुल्क की, पाकिस्तान की, इस सिचुएशन में किस बिज़नेस को बंदा स्टार्ट कर सकता है, या यंगस्टर हमारा कौन सा बिज़नेस कर सकता है? कोई भी बिज़नेस, कोई भी बिज़नेस कोई भी बिज़नेस। लेकिन उसके देखो, लिए मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि जब सॉरी आप बात कंप्लीट। जी जी सॉरी, आप बताएं। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि देखो यार, आप कोई भी बिज़नेस अगर आप शुरू कर रहे हो तो आपने हमेशा ये चीज़ देखनी है कि मैं कुछ ऐसा करूँ जो कोई और नहीं कर रहा, कोई और ऑफ़र नहीं कर रहा। बिज़नेस क्या है? बिज़नेस कोई ऐसी फैसिलिटी क्रिएट करना है जो लोगों की ज़िंदगी को आसान बना दे। ठीक है। पहले क्या होता था, लोग मार्केटों में जाके कपड़ा ख़रीदते थे, किसी अक्लमंद आदमी ने ऑनलाइन जो है वो अमेज़ोन बना दिया, किताबें ख़रीदते थे किंडल, वो ऑनलाइन बना दिया, और फिर स्टोर वगैरह बना दिया। वो बंदा पूरी दुनिया में बिज़नेस की एक मार्केट डिजिटली बनाने में, एक नई नीश क्रिएट करने में जो है वो कामयाब हुआ और उसका बिज़नेस जो है वो चल पड़ा। सेम वे में जो आप अगर एक बच्चा है पाकिस्तान के अंदर, मैं कहता हूँ पाकिस्तान के अंदर जितना गैप है, डिफ़िकल्टी बहुत है, बिल्कुल। क्योंकि हमें यहाँ पर कोई भी सपोर्ट नहीं करता। हमने अपनी मदद आपके तहत ही आगे जाना है, जैसे भी जाना है, ठीक ऐसा ही है। है। लेकिन उतनी ही बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं पाकिस्तान के अंदर। क्यों? क्योंकि एक नॉन डेवलप कंट्री है, अभी यहाँ पर डेवलपमेंट की बहुत ज़रूरत है। डेवलप हो रहा है, होगा आहिस्ता आहिस्ता। हर दूसरे दिन सुनते हैं अब ये आ रहा है, 7 स्टार होटल आ रहा है इस्लामाबाद के अंदर, अब ये आ रहा है, वो आ रहा है। सो उसके साथ साथ आज बहुत गैप मौजूद है। उस गैप को अगर हम लोगों ने फिल किया तो हम लोग किसी भी कारोबार को आगे लेके जा सकते हैं। गवर्नमेंट से सिर्फ एक रिक्वेस्ट ये है कि जो लोग स्टार्टअप करते हैं उनको 4-5 साल के लिए, ये मैं कब से ये बात कर रहा हूँ, 4 साल 5 साल के लिए उसको टैक्सेस से और ये जो उलझने हैं इनसे एग्जाम्पशन दे दें। क्योंकि अगर 5 साल में वो इस डर खौफ के बगैर कि मुझे बचत ही नहीं होगी, अगर वो एक बिज़नेस डेवलप कर लेता है तो कल को जाके 5 साल के बाद जब वो टैक्स देना शुरू करेगा किसी बड़े कारोबार के, तो वो आप ही के पास आएंगे। ये रहम करें पाकिस्तानियों के ऊपर। अच्छा कशान भाई, हम थोड़ा बिज़नेस से और प्रॉपर्टी से हट कर बात करते हैं। आप हमारी यंगस्टर्स को और काफ़ी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की चित्रोल भी करते हैं और यंगस्टर्स को थोड़ा आप चीज़ें सिखाते भी हैं, बताते भी हैं। तो एक मैं आपकी उस पर वीडियो देख रहा था, डॉक्टर नबिया की वीडियो, जिसमें वो कही थी कि जो मर्द है वो अगर औरत को गालियाँ निकाले तो वो औरत से ज़्यादा मोहब्बत करता है। तो आपने वो लाइव एक्सपीरियंस भी किया उसी टाइम पे, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? यार वो मैंने लाइव एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं किया। मेरी बीवी बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी है, मुझसे तो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी है, और मैं यही कहता हूँ कि औरत को ज़्यादा पढ़ा लिखा होना चाहिए, मर्द से भी ज़्यादा, क्योंकि आपकी बच्चों की एजुकेशन जो है औरत कर रही होती है। तो मेरी तो भाई बिल्कुल, मैं अपनी बीवी को मजाल ही नहीं है। मैं अपनी बीवी को अगर ये भी कह दूँ ना, खुदा की कसम, हमारी प्राइवेट बातें हैं, नहीं करनी चाहिए, वो बुरा मनाती है बाद में, लेकिन अगर मैंने कभी ज़िंदगी में अपनी बीवी को मजाक में बेवकूफ़ या जाहिल भी कह दिया, वो पूरी रात सोती नहीं है कि इसने मुझे क्या कैसे दिया। तो डॉक्टर नबिया जो है वो शायद फ़्लो में थोड़ा कर गई यार। वो बड़ी मासूम सी औरत मुझे लगती है। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, लोग उसको बहुत ज़्यादा ट्रोल करते हैं, मुझे ऐसे लगता है वो बेचारी मासूम औरत है यार। सोशल मीडिया पे हर कोई बंदा एक कंटेंट बनाता है, एक उसका रियल करैक्टर होता है, एक उसका सोशल मीडिया का करैक्टर होता है। तो आप लोग बस ये समझो कि ये इनका सोशल मीडिया का करैक्टर है, तो हम लोग थोड़ा बहुत लाइट में कहीं ना कहीं शुगर लगाते रहते हैं, ये वो इस तरह। तो वो मैंने इसलिए शुगर लगाया था समझाने के लिए कि भाई ऐसे नहीं होता। तो बाकी ये है कि उनकी बात को इतना ज़्यादा सीरियस ना ले। सारी बातें नहीं, कुछ बातें अच्छी करती हैं, लेकिन सभी बातों को सीरियस नहीं लेना चाहिए। ठीक हो गया। एक और आपने आपको जो है उसकी साइड ली, आमिर लियाकत को सामने लाते हुए, उसकी मिसाल देते हुए, क्या आपको लगता ठीक है? मैं रिग्रेट कर रहा हूँ उस चीज़ को।
रिग्रेट कर रहे हैं ना, क्योंकि आजकल लाइव बैठा हुआ देखा जा सकता है। नहीं, मैंने पहले नहीं कर रहा था, आज सुबह मैंने एक वीडियो देखी है। यार मैं उसके बारे में वैसे बात नहीं करना चाहता, क्योंकि वो फिर जब आप किसी के बारे में बात करो तो वो ये बात कहते हैं कि यार ये व्यूज़ लेने के लिए जो है ना ये बंदा बात करता है, जबकि हम लोग व्यूज़ लेने के लिए कंटेंट बनाते हैं। बाकी लोगों को इतने ब्लेस नहीं है कि कंटेंट बना सकें, हमारे पास ये ब्लेसिंग अल्लाह की है कि हम कंटेंट बनाते हैं। बट मैं शॉर्टली बता देता हूँ कि मुझे रिग्रेट इसलिए हो रहा है कि आई थॉट एक थोड़ा सा वो मेरे अंदर जो है ना वो एक आया था कि यार बहुत ज़्यादा लताड़ा जा रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो वो है तो इंसान ही है ना हमारी तरह। हमसे जब इतनी गलतियाँ होती हैं, अल्लाह ने पर्दा डाला हुआ है, अगर उसके सामने आ गई हैं तो हमें थोड़ा रिलैक्स करना चाहिए। और थोड़ा हो सकता है कि अगर हम पॉजिटिव वे में बोलें तो वो ये चीज़ उसके कहीं ना कहीं माइंड में आए कि यार अगर पॉजिटिव काम करूँगी, प्रोग्रेसिव काम करूँगी तो उसमें इज़्ज़त है। बिल्कुल। मैंने आज वीडियो देखी और बड़ी डिस्टर्बिंग थी कि मुझे ऐसे लगता है कि ये सब मिल के ना इनको अपनी आखिरत भी भूल चुकी है, इनको अपनी सारी चीज़ें वो भूली हुई हैं। और ये लोग मतलब बस वर्ल्डली लाइफ को इन्होंने प्रेफर कर लिया कि बस यही है जो कुछ है। या आज शायद जवानी का नशा है, उतर जाएगा, लेकिन जब उतरेगा ये इतना बुरा उतरेगा कि अपने आप से नफ़रत हो जाएगी या दुनिया से नफ़रत हो जाएगी। और फिर या तो दरबारों में पाए जाओगे, या फिर मेंटल हॉस्पिटल्स में पाए जाओगे, या फिर किसी अस्पताल की चारपाई पे पाए जाओगे, गवर्नमेंट से भीख मांगते हुए, मदद मांगते हुए। अपने से पिछले लोगों का हाल देख लो, उनको भी यही लगता था, उनका भी दौर था, उनको भी सब कुछ यही हुआ। तो काम या इज़्ज़त जो है वो लोगों की भलाई में है। आप जो बातें कर रहे हो ना, या जो आप लोगों को या यूथ को या आगे आने वाली जो लड़कियां हैं जो इस तरह की थोड़ी बहुत हैं, उनको एक हौसला मिलता है कि यार ठीक है हम भी ऐसे ही बने। और कूल बनने के चक्कर में आपको कूल बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबको सबका बैकग्राउंड पता होता है कि आप किस बैकग्राउंड से आ रहे हो। आप पीछे दिल च ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਛੱਪੜਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, वो तो अगे आके तुम नैसले ਦੀਆਂ बोतलां धर के वीडियो बना रहे हो। तो आई थिंक थोड़ा सा ठहर के चलें, औकात में रह के चलें, हम भी आप भी सब लोग जो सोशल मीडिया के ऊपर हैं। और उतना ज़्यादा ना करें जो कि कल को हमारे लिए पीछे के दरवाजे ही बंद हो जाएं। ठीक है। अगर मैं अभी भी उसको कहना चाहूँगा तो मैं यही कहना चाहूँगा, क्योंकि उसने जब कमेंट शमेंट किया था तो मुझे लगा था कि यार शायद ये पॉजिटिव वे में लेगी। और मैंने एक ड्रामा देखा था यार, मैं छोटी ये स्टोरी ज़रूर बताना चाहूँगा, और मैं ख़ास उसके लिए या दूसरी लड़कियों के लिए बताना चाहूँगा कि मैंने एक ड्रामा देखा था, उसमें आहद रज़ा मीर था। बड़ी पहले देखा था, अभी तो इतना नहीं टाइम मिलता। आहद रज़ा मीर था और सजल अली थी। इनका एक ड्रामा था जिसमें उससे एक गलती हो जाती है कि वो घर से भागती है और किसी लड़के की मोहब्बत में होती है, घर से भाग जाती है। तो वो फिर वापस आ जाती है, लेकिन उसकी पूरी ज़िंदगी तबाह हो जाती है। रिश्तेदार नफ़रत, उसका भाई घर से निकाल देता है, बाप इस गम में मर जाता है, सारा कुछ, उसकी ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। लेकिन वो लड़की बड़ा बोल्ड स्टेप लेती है। बोल्ड स्टेप ये लेती है कि वो कहती है कि मैं अपनी एजुकेशन पूरी करूँगी, मैं मेडिकल में जाऊँगी, और उसके बाद वो किसी ऐसे इलाके में जाती है जहाँ पर के लोगों का फ्री इलाज किया जाता है। सो बेसिकली वो उस लड़की की ज़िंदगी की ट्रांजिशन दिखाते हैं कि अगर आप ज़िंदगी में गिर गए हो तो स्टिल इट्स ओके। ज़िल्लत और इज़्ज़त आपको लोगों ने नहीं देनी, आपको अल्लाह ने देनी है। हमारा इस पे बिलीव होना चाहिए। जब आप अल्लाह के लिए एक गिरे हुए तबके से उठ के आप कर लेते हो। हज़रत बिशर हाफ़ी एक सूफ़ी बुज़ुर्ग थे, वो शराबी थे। बिल्कुल। उन्होंने सिर्फ एक उनका छोटा सा अमल अल्लाह को पसंद आया कि उन्होंने अल्लाह का नाम चूम के ऊपर रख दिया था। सबसे बड़े शराबी थे वो, और वो इतने बुलंद मर्तबा जो है वो बाद में अल्लाह के वली बने, दोस्त बने, और इतना काम उन्होंने दीन के लिए किया। तो सेम वे में उस ड्रामे से भी हमें ये चीज़ सीखनी चाहिए कि अगर आपसे कोई गलती हो जाती है, हमसे कितनी होती है यार, अभी भी होती है, हम कोई दूध के धुले हुए नहीं, हम भी पीछे से सब ऐसे ही हैं कि गलतियाँ करते हैं, और उन गलतियों को अल्लाह ताला ने छुपाया हुआ, ढांपा हुआ, अल्लाह छुपा के रखे। सब ऐसे ही हैं, आप भी, ये देखने वाला भी, सब ऐसे ही हैं। हम लोगों के अगर पर्दे अगर आज अल्लाह उठा दे तो हम में से कोई किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। तो अगर कोई फॉर एग्जांपल एक्सपोज हो गया या सामने आ गया किसी तरीके से, स्टिल इंसान है, हमारा भाई बहन है, उसको उठाना चाहिए, मदद करनी चाहिए। तो मैं आज भी ये कहूँगा कि आप वो ड्रामा देखो, और उस ड्रामे से अपनी ज़िंदगी को रिलेट करके आगे चलो। लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड कशान भाई, हमारे एक पॉडकास्टर हैं जो आजकल बहुत नुमायाँ हो रहे हैं स्क्रीन पर, रेहान तारिक नाम के। वो उनकी तरफ जब गेस्ट आता है तो कुछ लोगों का ओपिनियन ये है कि वो गेस्ट की इंसल्ट करके भेजते हैं, और कुछ लोगों की ओपिनियन ये है कि ये जो सच्चाई है उसको सामने ला रहे हैं। क्या वो जो काम कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं? यार मेरी बड़ी न्यूट्रल सी राय है इसके बारे में। एक तो चीज़ ये है कि अगर तो आपको लगता है कि वो ऐसी बातें करते हैं जो कि आपने नहीं की,
या आप नहीं करते, ठीक है, फिर तो समझ आती है कि यार ज़्यादती कर रहे हैं। सही है, अगर वो किसी ऐसी चीज़ को हाईलाइट करते हैं जो आपने खुद बोली हुई है, ठीक है, अब मैं टिकटॉक पे जाके नहाते हुए वीडियो बनाऊंगा लाइव या कुछ भी है, और अगर वो मुझसे ये सवाल करेंगे कि आपने टिकटॉक पे ये लाइव वीडियो बनाई है, तो वो चीज़ मैंने सबके सामने पब्लिकली की हुई है यार, बिल्कुल, फिर तो गलत बात नहीं है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मैं ये यार इसको ऐसे आप कह सकते हो कि वो थोड़ा सा अगर ये तरीका करें ना, मैं उस बंदे के इंटेलिजेंस का बड़ा फ़ैन हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई विश कि कोई ऐसा क्लिप निकले जो उस तक चला जाए, सोशल मीडिया इतना बड़ा है, कहीं से घूमता घुमाता। मैं उसकी इंटेलिजेंस का बहुत फ़ैन हूँ। वो बंदा बहुत इंटेलेक्ट है, ठीक और है, जो उसकी कन्वर्जेशन से मुझे जो फील हुआ है, अल्लाह करे कि हम इससे कुछ बड़ा काम लें, अल्लाह करे कि ये ज़िंदगी में कहीं पे भी आगे जाके बायस्ड हुए बगैर या किसी एक नैरेटिव, जैसे होता है अक्सर साफ़ ही करते हैं, अक्सर ठीक है, कुछ लोग करते हैं, सब नहीं कुछ लोग, तो अगर ये कुछ बड़ा काम करे तो वो पाकिस्तान का, आई थिंक यार ऐसे चेहरे पाकिस्तान बड़ा प्राउडली रिप्रेजेंट कर सकता है। सही, तो मैं तो उसके इंटेलेक्ट का और उसके वे ऑफ स्पीकिंग का, कन्वर्जेशन का, क्योंकि मेरी खुद भी थोड़ी अच्छी है, तो मुझे अच्छा लगता है देख के ऐसा बंदा, एंड आई वुड लव टू हैव कन्वर्जेशन विद हिम। मैंने उसका एक मुझे किसी ने दिखाया था कि वो भी रियल स्टेट का कोई पेज है उसका, हाँ जी, बिल्कुल, अभी रियल स्टेट का ऑफिस हाँ उन्होंने तो वो स्टार्ट करता है, और जो रियल स्टेट करते हैं उनके तो हम भाई हैं उनके तो हम दोस्त हैं, तो आई विश कि कभी कहीं ज़िंदगी में मुलाकात हो और मैं उसके साथ ऑफ द कैमरा, ऑन कैमरा नहीं, ऑफ द कैमरा जो है मैं कन्वर्जेशन करने में मुझे बड़ी खुशी होगी, ठीक है। सुनने में कि मतलब वो ये सवाल सारी या जो चीज़ें कर रहे हैं, ऑब्वियसली देयर मस्ट बी सम इंटेंशन बिहाइंड इट, सो आई वुड लव टू नो। आपको नहीं लगता रेहान तारिक का जो खुद का स्टैंडर्ड है उसके मुकाबले में वो जो गेस्ट इनविटेशन जिन लोगों की उन्होंने थीम पकड़ ली है वो थोड़ी सी ऑकवर्ड है? यार नीयत, अमाल का दारो मदार नीयतों पर होता है। हम किसी भी बंदे के बारे में तब तक जो है बात नहीं कर सकते जब तक हमें उसका दिल ना पता हो या उसकी नीयत ना पता हो, इसकी नीयत क्या है। आयन मुमकिन है कि उस बंदे ने इसको अपनी नेकी का ज़रिया समझा हो कि जो भी लोग इंटरनेट पे अनएथिकल चीज़ें कर रहे हैं, गंद फैला रहे हैं, गलत बातें कर रहे हैं या गलत ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिसकी वजह से लोगों को या यूथ को नुकसान पहुंच रहा है, और वो उनको मतलब अगर कम करने के लिए अपना रोल अदा कर रहा है, तो फिर तो इट्स अ गुड काज। लेकिन अब हु नोज़ द इंटेंशन, हमें तो नहीं पता। ये मसला ये उनके पॉडकास्ट से जो हो के जाता है वो फिर ये तो एक शुगल है यार, ये एक शुगल, ऐसे लाजमी नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये जैसे एक शुगल बनाया हुआ है कि जी आपके पॉडकास्ट से जो जो गया है वो ये हुआ या वो हुआ है। और मैं एक आपको सच्ची बात बताऊं तो मैंने आज दिन तक उनका पॉडकास्ट नहीं देखा कोई भी, ठीक लेकिन मैंने क्लिप्स देखे हैं। क्लिप्स देखें। और मैं इसलिए कह रहा हूँ ना कि जो मैंने क्लिप्स देखे हैं, मैं उनकी वजह से मैं लॉन्ग कंटेंट इतना भी देखता भी नहीं हूँ, मैं यूट्यूब नहीं देखता इतना, मैं और चीज़ें वगैरह देखता हूँ ये वो, या टाइम मिले कभी तो बुक पढ़ लेता हूँ। लेकिन ये है कि जो मैंने क्लिप्स वगैरह जो चीज़ें देखी हैं यार, मुझे तो बड़ा मज़ा आया यार, क्या मज़े की बातें करता है, क्या कॉन्फिडेंस है बंदे का यार। चलें जी, उसका way of बेहतरीन हो गया। speaking अच्छा है। अच्छा कशान भाई, अभी हम दिस एंड डैट की गेम खेलेंगे। हम बॉयज़ हैं, बॉयज़ को गाड़ियों का बड़ा शौक़ होता है, गाड़ियाँ बड़ी पसंद होती हैं हमें, तो उस पर हम आएंगे कि आपको कौन सी गाड़ी पसंद है। ओके, तो सबसे पहले सिविक RS या 1.6 अल्टिस? अल्टस 1.6, 1.6 अल्टिस या रेवो? रिवो, रेवो या प्राडो? प्राडो, प्राडो या ZX? ZX, ZX या लेक्सस? चलाने के लिए ZX। ZX या रेंज रोवर? रेंज रोवर, हमारे इटालिया में एक बात कही जाती थी, क्योंकि मैं रेंज रोवर जो है 2019 में मेरे पास थी रेंज रोवर, बड़ा यूनिक कलर था, बड़ी मज़े की थी स्पोर्ट। और मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि रेंज रोवर, हमारे इटालिया में भी एक बात कही जाती है कि अगर किसी से दुश्मनी निकालनी है तो उसको रेंज रोवर ले दो, क्योंकि रेंज रोवर जो है, लैंड रोवर जो है, वो इंडिया ने एक्वायर तो कर ली है, इंडिया की हेटेड में नहीं कह रहा, ये एक फैक्ट है जो कि यूरोप में कहा जाता है, क्योंकि यूरोपियन कार्स जो होती हैं हमने तो वही चलाई हैं, वही देखी हैं सारी ज़िंदगी, या जैपनीज़ जो हैं ये बड़ी ठोस, बड़ी मजबूत और बड़ी, वो थोड़ी मॉडर्न होती हैं, ये थोड़ी सी ज़रा स्टैंडर्ड की होती हैं, जापान की, यूरोपियन मॉडर्न होती हैं। तो रेंज रोवर जो है उसका इंजन नहीं बना इनसे, तो जिसके पास भी रेंज रोवर होती है वो रहता मैकेनिकों के पास ही है। तो मेरे साथ खुद के साथ 2019 में ये हो चुका है। मैंने एक रेंज रोवर ली थी, और यार ये आपके उससे सेगमेंट से निकल जाएगा, लेकिन चलें फटाफट कंक्लूड करते हैं। रेंज रोवर ली थी और उस रेंज रोवर का 2 महीने के बाद इंजन सीज़ कर गया था,
ठीक है। और फिर मैंने 3 महीने वेट किया, यूके से उसका इंजन आया, चलाया, 1 हफ्ते के बाद फिर इंजन सीज़ कर गया। तो फिर अच्छा। वो इंजन डलवा के मैंने फिर 3 महीने वेट किया, इंजन डलवा के मैं सीधा उसको शोरूम पे लेके गया था। वल्ला ये मैं आपको सही स्टोरी बता रहा हूँ। सो दैट्स व्हाई नो रेंज रोवर ZX। यस। चल, कंपनीज 4 के नाम लूँगा आपके सामने, ऑडी या मर्सिडीज़? मर्सिडीज। मर्सिडीज़ या BMW? मर्सिडीज। मर्सिडीज़ या पोर्शे? पोर्शे। ठीक है, पोर्शे इज़ द विनर। थैंक यू सो मच। मेरी जो ऑल टाइम फेवरेट कार है वो पोर्शे पैनामेरा है। पाकिस्तानियों में से बड़े कम लोगों को पता होगा, या सुनील मानी को तो पता ही होगा, लेकिन पोर्शे पैनामेरा मुझे लगता है कि एक खूबसूरत कार, प्रैक्टिकल कार जो है, स्पोर्ट्स कार या हाइपर्स कार जो होती हैं वो डेली यूज़ के लिए नहीं होती। ठीक है, लेकिन डेली यूज़ में आई थिंक पोर्शे पैनामेरा से ज़्यादा खूबसूरत कार कोई भी नहीं है। ठीक हो गया। जज़ाकल्लाह शान भाई, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। ऑडियंस आपका भी बहुत शुक्रिया जो हमें देखते हैं। इसी तरह देखते रहें, सपोर्ट करते रहें, हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाते रहेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड डोंट फॉरगेट लाइक, कमेंट एंड शेयर। अल्लाह हाफिज़।